हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द आर्ट ऑफ सॉल्विंग ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट बस ऐसा नहीं है कि 300 क्वेश्चन है जिसको बस सॉल्व कर दिया और हो गया। या फिर लोग बोलते हैं कि ग्रैंड टेस्ट में अगर मेरे 120 आ रहे हैं मतलब मेरे एफएमजी एग्जाम में भी 120 आएंगे। तो क्या ये सब चीजें सच है? क्या ऐसे होता है? या फिर आप लोग जो ग्रैंड टेस्ट को देख रहे हो, उसका देखने का नजरिया अगर आप लोग बदलोगे तो क्या उससे आपको बेनिफिशियल होगा या नहीं? तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और उन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है डॉक्टर प्रगति। इन्होंने भी अपना लेटेस्ट एफएमजी जनवरी 2025 एग्जामिनेशन क्रैक किया है और इनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो आप लोगों ने अगर इनका वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनके इंटरव्यू का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं अपना आपको ओपिनियन देता हूँ कि ग्रैंड टेस्ट जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं ग्रैंड टेस्ट को दे देते हैं, अगर मेरे ग्रैंड टेस्ट में 110 आ रहे हैं 120 आ रहे हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार सिर्फ 120 आ रहा है मतलब एफएमजी एग्जाम में भी 120 आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंड टेस्ट देने का मतलब हो गया कि तुमको अभी इस मोमेंट पे कितना आ रहा है। और अगर तुमको 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुमको 120 क्वेश्चंस आते हैं। तुमने तुक्के भी मारे होंगे, अराउंड तुम्हारे 40% तो तुक्के में आएंगे, क्योंकि तुमको पता है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो चलो, इसका आंसर नहीं आता, मार दिया, क्या पता राइट हो जाए, और वो राइट होता भी है। तो इवन इफ अगर तुमको 120 आ रहे हैं डजंट मीन कि तुमको 120 क्वेश्चंस आते हैं। तुमको आते 80 ही हैं, और 40 जो है वो तुम्हारे तुक्के थे। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू। क्या तुम बैठ के ये सोचो कि मेरे प्रिपरेशन में कुछ तो लैक है, मुझसे नहीं होगा? या फिर ये सोचना है तुमको कि ये जो मेरे 160 क्वेश्चन या 180 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए, क्यों गलत हुए? क्या रीजन था गलत होने का? सबसे पहला हो सकता है कि मुझे आता ही नहीं था वो आंसर। दूसरा हो सकता है कि मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। तीसरा हो सकता है कि मुझे उस मोमेंट पे जब वो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मुझे उस मोमेंट पे वो टॉपिक याद नहीं आ रहा था, मतलब मेरा रिवीजन की कमी है। अगर तुम्हारा रिवीजन अच्छा रहेगा तो तुमको वो टॉपिक उस मोमेंट पे याद आएगा। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंफ्यूजन। दो ऑप्शन तो तुमने रूल आउट कर दिए, लेकिन वो जो दो ऑप्शन बचे उन दो ऑप्शन में से इतने कंफ्यूज हो गए कि तुमने गलत को ही चूज किया। तो अब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि जब तुम ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो इस सोच के साथ दो कि मैं ग्रैंड टेस्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे पता रहे कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा ग्रिप अच्छा है तो कौन से सब्जेक्ट में मेरा ग्रिप खराब है। तो अब जब तुमको ये पता चल चुका है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए, अब उनको देखो। वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब लोग क्या करते हैं ना कि बोलते हैं यार ग्रैंड टेस्ट तो मैंने दे दिया, अब उसको रिव्यू करने का टाइम भी नहीं है। या फिर ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करूंगा तो उसमें मेरा इतना टाइम लॉस जाएगा कि पता नहीं मैं वो ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करूँ या छोड़ दूं। रिव्यू तोड़ तोड़ के करो। हर दिन एक चैप्टर, सब्जेक्ट नहीं, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट। 19 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट डर्मा, कितने क्वेश्चन होंगे? 5। एक सब्जेक्ट साइकेट्री, कितने क्वेश्चन होंगे? 5। एक सब्जेक्ट गाइनी, कितने क्वेश्चन होंगे? 10 12। तो एक मेजर, दो माइनर, दो इंटरमीडिएट, एक माइनर, तीन तीन चार चार सब्जेक्ट्स अगर तुम लोगे ना, तुम्हारे मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएंगे रिव्यू। एक दिन में बैठ के अगर तुम 300 क्वेश्चन रिव्यू करोगे ऑब्वियसली वो दिमाग में स्ट्रेस लाएगा। तोड़ तोड़ के करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि अपने पुराने ग्रैंड टेस्ट से सीखो। तुमने अगर रिवीजन नहीं किया है, तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें आंसर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, क्वेश्चन पूरा ब्लैंक, समझ में नहीं आ रहा है कौन से सब्जेक्ट का है, वो क्वेश्चन छोड़ दो, उस पर दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जब तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें पता है ये गाइनी का क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें चार ऑप्शन में से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑप्शन होगा, मतलब तुम्हें पता है ये कौन से सब्जेक्ट का है, तुम्हें पता है ये कौन से चैप्टर का है, स्टिल तुमको आंसर नहीं आता, इसका मतलब है तुम्हारे रिवीजन में प्रॉब्लम है। तो जब तुम रिव्यू कर रहे हो ना, तो हर एक क्वेश्चन को उस सेंस के साथ रिव्यू करो कि मैं ये वाला क्वेश्चन गलत क्यों किया, क्या रीजन था। या फिर मैंने उसको सिली मिस्टेक कर दिया, क्या रे मुझे इसका आंसर आता था बी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सी मार दिया, शी उस टाइम पे क्या सोच रहा था, आंसर बी है, आई नो, एक्सप्लेनेशन आई नो, बट फिर भी मैंने गलत कर दिया। तो उस पर तो तुमको वर्क करना है। तो अब जब तुमको पता चल गया कि ये वाले क्वेश्चन का मेरा गलत किस सेंस में हुआ है, सिली मिस्टेक हुआ है, रिवीजन की कमी हुई है, या फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, उसके हिसाब से फिर उस चीज को पढ़ो। अगर तुम्हें एंडोमेट्रोसिस का आंसर नहीं आता है, मतलब एंडोमेट्रोसिस वापस पढ़ना है, जाओ वापस से पढ़ो उसको।
अगर तुम्हें फार्मा का कोई भी कार्डियक वाला ड्रग जो है, कुछ भी बीटा ब्लॉकर का नाम याद नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है बीटा ब्लॉकर है इसका आंसर, लेकिन दो लॉल है, लॉल मेटोप्रोलॉल है, एस्मोलॉल है, अब तुम ब्लैंक हो यार, मेटोप्रोलॉल था कि एस्मोलॉल था, कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड है, कुछ भी बीटा ब्लॉकर, कुछ भी यहाँ पर एक्ट करता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन में एक्ट करता है, कोई स्पेसिफिक ड्रग, वो सब चीजें याद नहीं रहती, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें समझ में आया कि अरे यार इसमें से मेटोप्रोलोल या एस्मोलोल बीटा ब्लॉकर है, आई नो, लेकिन अब ये एस्मोलोल और मेटोप्रोलोल में मैं पूरा कंफ्यूज हूँ। वापस से जाओ फार्मा में और देखो कि मेटोप्रोलोल क्यों है, क्या एक स्पेसिफिक वो वर्ड था, बजवर्ड, जिसके वजह से वो मेटोप्रोलोल है, और क्या एक स्पेसिफिक बजवर्ड है जिसके वजह से वो एस्मोलोल होने वाला था, उन दोनों के बीच में फर्क समझो। तो ऐसे करके जब तुम ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करोगे, और ऐसे करके जब तुम ग्रैंड टेस्ट दोगे, तो तुम ना ही कि सिर्फ ग्रैंड टेस्ट के एमसीक्यूज, बट एट द सेम टाइम उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को वापस से एक कहीं ना कहीं रिवाइज भी कर रहे हो दिमाग में, वो चीजें फिर से रिवीजन हो रही है, वो टॉपिक्स वापस से रिवीजन हो रहे हैं। और जब तुम उसके रिव्यू को करते हो, तो नीचे जो आंसर लिखे हुए चारों ऑप्शन, तो जो बड़े बड़े आंसर्स, उसको रीड करोगे तो एक ना एक रिवीजन भी हो रहा है कि हाँ, ऐसा टाइप के क्वेश्चन के ऐसे ऑप्शंस होते हैं, और ये जो चार ऑप्शन है इनके मतलब नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वो एक रिवाइज भी हो रहा है। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि ग्रैंड टेस्ट को एज ए टेस्ट मत देखो, बट ग्रैंड टेस्ट को एज ए रिवीजन देखो, एज ए फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर्म ऑफ फाइनल रिवीजन देखो, कि मैंने रिवीजन कर लिया, लेकिन रिवीजन करने के बाद जो चीजें मैंने पढ़ी उनको एज ए क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, तो मैं उनके ऑप्शंस को क्रैक कर पा रहा हूँ कि नहीं, और वो ग्रैंड टेस्ट हेल्प करता है। तो अब मेरा तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया, अब मैं डॉक्टर प्रगति से पूछूंगा, जिन्होंने अभी ये वाला एग्जाम पास किया है, तो इनको ज्यादा और समझ होगा इस चीज का, बिकॉज अभी रिसेंटली इन्होंने बस एक महीना पहले ही एग्जाम दिया है। सो डॉक्टर प्रगति, वेलकम टू दिस चैनल, एंड हेलो प्लीज डॉक्टर। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हेलो डॉक्टर अल्फा। हाय एवरीवन। और ग्रैंड टेस्ट का जो मेरा अप्रोच था, मेरा ये अप्रोच था कि कभी भी ग्रैंड टेस्ट परफेक्शन के लिए नहीं देना है। मैंने जब ग्रैंड टेस्ट देने शुरू किए थे, तो मुझे याद है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था खुद से। बट मैंने ग्रैंड टेस्ट इसलिए नहीं दिया, परफेक्शन के लिए नहीं दिया, बट ग्रैंड टेस्ट आपको देना है ताकि आपका एग्जाम जैसा सिमुलेशन, सिमुलेशन एक वर्ड है, लाइक कि हम मिमिक कर रहे हैं एग्जाम को, राइट? तो आपको एग्जाम देने का आदत पड़ जाए, क्योंकि वो 5 आवर लॉन्ग एग्जाम रहने वाला है। तो मैं वीक में कोई भी एक सुटेबल डे को चूज कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उस सुटेबल डे पे आपको हर हफ्ते उसी सुटेबल डे पे आपको ग्रैंड टेस्ट देना है, ताकि आप उसके हैबिचुअल हो जाओ। और वैसा ही रहना चाहिए जैसा रियल एग्जाम में होगा, कि स्टार्टिंग का पेपर 1 दिया, 150 क्वेश्चंस, और फिर 2 घंटे का ब्रेक किया। ट्राई नॉट टू मेक दैट ब्रेक टू शॉर्ट, ट्राई नॉट टू मेक दैट ब्रेक too long, so that you can simulate the real exam. और दूसरा मैं ये करती थी कि मैं 3 स्टेप्स में जल्दी से समराइज करती हूँ मेरी ग्रैंड टेस्ट की स्ट्रेटेजी को। कि जब भी आप ग्रैंड टेस्ट देते हो ना, तो उसमें कि 3 तरीके से जब आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद जब रिव्यू करने बैठते हैं, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट अगर आपने दिया है, आपने बिल्कुल अपना टाइम इन्वेस्ट किया उसके अंदर, अगर आप उसे ढंग से रिव्यू नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका पूरा एक दिन वेस्ट हुआ है। कहने को तो 5 घंटे है ग्रैंड टेस्ट, बट ये सिर्फ कहने को 5 घंटे है। एक अच्छा ग्रैंड टेस्ट देना और उसको रिव्यू करना, पूरा एक दिन डेडिकेटेड होना चाहिए उसके लिए। मेरा ये मानना था कि जिस दिन मैं ग्रैंड टेस्ट देती थी ना, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि रिव्यू करने के लिए आप उसको तोड़ तोड़ कर रिव्यू कीजिए। मैं भी ऐसे ही करती थी। बट जिस दिन मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया है ना, मैंने ग्रैंड टेस्ट खत्म किया, उसके थोड़ी देर के बाद मैं उसको रिव्यू करना स्टार्ट कर देती थी। जिस दिन मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया है, उसी दिन 50 क्वेश्चंस रिव्यू करने ही हैं, कैसे भी करके। चाहे कितने भी आप थके हुए हो, चाहे कि आपको कितना भी टायर्ड फील हो रहा है, बट यू हैव टू अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार 10 कर लो, फिर 5 कर लो,
फिर लाइक 20 कर लो, लाइक इस तरह से 50 सेम डे आपको रिव्यू करने हैं। बाकी आप पूरे हफ्ते के लिए छोड़ सकते हो, बाकी 250 बच गए। फिर से मतलब कि अगले दिन आप फिर से, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है, 19 सब्जेक्ट है, पूरा आपको पढ़ना है ना। और फिर अगले दिन के भी एमसीक्यूज करने, बहुत सारे काम होते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं। तो फिर अगले दिन फिर से 50 एमसीक्यूज को रिव्यू करो, फिर अगले दिन फिर से 50 एमसीक्यू को रिव्यू करो। तो जब तक नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट देने की बारी आएगी, मेक श्योर कि आपने अच्छे से अपना पुराना वाला रिव्यू किया है। रिव्यू करने का मतलब समझिए कि आप अपनी गलतियों को देख रहे हैं, और जो हम उसमें ना लाइक ऊपर आ जाएगा कि ग्रैंड टेस्ट देने के बाद कि आपका ये वाला सब्जेक्ट वीक है, ये वाला स्ट्रांग है, राइट। तो एक वो पूरा एक लाइक पाई चार्ट आ जाता है, पूरा पिक्टोरियल डायग्राम जैसे हम पीएसएम में बोलते हैं। तो उससे आपको एक अच्छा अप्रोच मिल जाता है कि किस सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा काम करना है। और वही सपोज अगर आपने ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया और आप लाइक सोच रहे हो कि मैं एक बार पूरा परफेक्ट हो जाऊं तब मैं ग्रैंड टेस्ट दूंगा, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रांग है, राइट। तो आपको ग्रैंड टेस्ट को एक लर्निंग टूल की तरह देखना है। लाइक ये वो है जो मैं किया करती थी, ग्रैंड टेस्ट को एक लाइक लर्निंग टूल की तरह देखती थी। रिवीजन जैसे आपने बताया अभी, रिवीजन टूल मैं वैसे ही मतलब देखती थी कि जैसे मेरे पास प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन था, क्यू बैंक का। तो मैंने प्रेप लैडर पे खूब जीटी दिए। और एक बात मैं सबके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म होगा उसके तो आप जीटी दो ही। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास लाइक किसी एक का ही सब्सक्रिप्शन होगा। बट जैसे लाइक सेरिबेलम है, मैरो है, मतलब हर हर प्लेटफॉर्म के ना फ्री जीटीज अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए, है ना। जब हम लाइक उनको अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक सेक्शन में ना फ्री जीटीज होंगे, तो वो जरूर देने हैं, ताकि ना हमारी जो एमसीक्यूज है ना उसकी डाइवर्सिटी बन जाए। मैंने सेरिबेलम पे भी बहुत सारे जीटीज दिए हैं, जितने भी फ्री जीटीज हैं मैंने सब लगाए हैं सेरिबेलम के। और मैंने डॉग ट्यूटोरियल्स पे भी जीटीज दिए हैं। और एक बात मुझे अच्छी लगी डॉग ट्यूटोरियल्स की, कि वहां पे जब अपन जीटी अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद जब हम उसको रिव्यू करते हैं ना, तो अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है ना, लाइक जो आपका रॉन्ग हुआ, और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो उसको समझने के लिए कि क्यों रॉन्ग हुआ, तो नीचे वो वीडियो दिया होता है डॉक्टोरियल्स के, लाइक ग्रैंड टेस्ट में नीचे भी। तो उससे है ना समझने में बहुत आसानी होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। और लाइक ग्रैंड टेस्ट आप अपने प्लेटफॉर्म का भी दो, और जहां से भी आपको लाइक जो भी फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री जीटीज है, जरूर देना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मैं अपनी एक रॉन्ग डायरी मेंटेन करके रखती थी। वो ये था कि जो मतलब रॉन्ग एमसीक्यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, अब उनको भी लिखने का एक आर्ट होता है। लाइक आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, आपको बस क्वेश्चन का क्रक्स निकाल करके अपना रॉन्ग डायरी के अंदर नोट कर लेना है, और उसको मतलब रिवाइज करना है, और उसको ठीक कर लेना है। जैसे कि ये जो मेरा पीडीएफ है, जो मेरा रॉन्ग डायरी है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन मेडिसिन का है जो मैंने रॉन्ग किया था। तो उसका क्रक्स, अब ये क्वेश्चन तो काफी लॉन्ग था, ऑप्शंस भी थे, बट इसमें से क्रक्स निकाल करके लाइक जो मेन उसका जो लाइक मेन चीज था वो इसमें मैंने लिखा। तो और इस साइड में मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है। तो ये कीवर्ड पहचानना है आपको। और ये कीवर्ड आप पहचानना कैसे सीखते हो, नंबर ऑफ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके, नंबर ऑफ ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करके। जब आप उस फेज में होते हो तो आप अपने आप ही कीवर्ड्स को पहचानना सीख जाते हो। और कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का मतलब होता है कि अगर आपको कीवर्ड पहचानना आ गया तो बिल्कुल आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, अपने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करके, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इधर मैंने इसका कीवर्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लाइक मुझे ऐसा लगा कि ये इस क्वेश्चन को मेरे को फिर से एक बार गो थ्रू करना चाहिए। तो लाइक मैं आईपैड पे पढ़ा करती थी, तो मैंने क्या किया, लाइक इसका पिक्चर लिया और अपने नोट्स में ऐड कर लिया, और नीचे मैंने इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, लाइक जो रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। अब और मैं क्या किया करती थी कि लाइक इमेजेस ऐड किया करती थी अपनी रॉन्ग डायरी में, क्योंकि इमेजेस है ना एक बहुत अच्छी पिक्टोरियल मेमोरी बनाने के लिए आपकी हेल्प करती हैं। जैसे ये अनाटमी का क्वेश्चन था, वर्टिब्रा का, तो ये मैंने लाइक गूगल से इमेज अटैच किया अपने नोट्स के अंदर।
कि ये मेरा एक्चुअली इमेज बेस्ड क्वेश्चन था जो कि रोंग हुआ, तो उसको मैंने अपनी जीटी डायरी में ऐड किया, रोंग डायरी में ऐड किया। एंड आई मेड श्योर कि अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दोबारा से मेरे एग्जाम में आए, जीटी में आए, तो मैं अपना बेस्ट करूं कि मैं उसको गलत ना करूं। तो इस तरीके से आपको लाइक रोंग डायरी बना करके आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो और अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। सिली मिस्टेक्स सबकी होती हैं, और हम लाइक हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी रोंग डायरी मेंटेन करके, और हमारे जो रोंग क्वेश्चंस हुए हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करके। और ये लाइक यहाँ पे फिश क्लासिफिकेशन थी ग्लोमस ट्यूमर की। तो यहाँ पर मैंने इसका जो स्टेजिंग है वो मैंने जो मतलब रिक्वायर्ड स्टेजिंग था वो यहाँ पर मैंने लिखा, क्योंकि उस क्वेश्चन में एक्चुअली टाइप बी के बारे में पूछा हुआ था, जो कि था टिम्पैनोमास्टोइड साइट। बट फिर मैंने मतलब जो मेन क्लासिफिकेशन थी उसके पूरे पॉइंट्स लिखे, क्योंकि आज तो क्वेश्चन है टाइप बी से, कल को क्वेश्चन होगा टाइप डी से, और फिर डी लाइक टाइप डी में भी D1 और D2 है। सो आई हैड टू राइट इट। और जैसे आगे मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने लिखा है, इस पर मैंने एक छोटा सा नोट भी लिखा है खुद के लिए, वर्क मोर ऑन इट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक था। तो मैंने लाइक यहाँ पे जो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था फार्मा का, इसका मतलब क्रक्स लिखा पहले तो क्वेश्चन में से और एक्सप्लेनेशन में से ढूंढ के, और उसके बाद मैंने एक छोटा सा नोट खुद के लिए लिखा है कि वर्क मोर ऑन इट, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा कहीं ना कहीं वीक है। ये टीबी का रेजिमेंट था, तो बाद में मैंने इस पे और थोड़ा स्टडी किया, क्योंकि टीबी और एचआईवी क्वेश्चन जरूर होगा ही एग्जाम में। आप इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम देने जा रहे हो, और इंडिया इज अ लाइक कैपिटल ऑफ टीबी, एंड सो टीबी और एचआईवी से तो क्वेश्चन रहना ही है। जिस तरह से सभी टीचर्स कहते हैं कि एचआईवी और टीबी पे तो आपका बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए, कि उसका क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा इस पर कि वर्क मोर ऑन इट। और फिर नीचे मैंने कुछ गायनेक की इमेजेस ऐड किए हैं, क्योंकि गायनेक से हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और फिर यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने बीटा थैलेसीमिया ट्रेड के बारे में, जो लाइक एक क्वेश्चन था कि जब लाइक इससे कोई क्वेश्चन आए जो मेरा गलत हुआ था, तो दोबारा से गलत ना हो। तो जो जो भी मेरा इस मामले में गलत हुआ था उसको मैंने लिखा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी, और फिर नीचे मैंने एक टेबल बनाया। अब मैंने यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के नीचे लिखा है डिक्रीज है, डिक्रीज को कट किया है RDW से, क्योंकि हम लाइक क्योंकि आईडीए में ना हमारा ऐसा सोचना होता है कि सब चीज कम हो रही है, सब चीज कम हो रही है। तो बट RDW तो इंक्रीज हो रहा है, और TIBC भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने लाइक स्पेशली उसको कट करके इंक्रीज किया, ताकि मेरे लाइक जब मैं दोबारा से अपने रोंग डायरी को रिवाइज करूं तो मेरे दिमाग में ये चीज रहे, और मैं फिर से मतलब कि सेम मिस्टेक ना दोहराऊं, मैं अपना बेस्ट करूं कि मैं अपनी गलतियों को रिपीट ना करूं। और बस यही थी मेरी जीटी स्ट्रेटजी। ओके। तो इस चीज से तो हमें एक चीज समझ में आया कि जीटी को जो है नॉट ओनली आपको रिव्यू करना है, बट आपके गलतियों को भी आप इस तरीके से लिखो ताकि अगले बार जब आप उस चीज को रीड करो तो आपको वापस से उस जीटी के क्वेश्चन को या उस जीटी को वापस खोल के देखने की जरूरत ना हो। बस आपने वो पीडीएफ ओपन किया तो आपको वो क्वेश्चन, वो चीजें, वो इन्फॉर्मेशन सब के सब दिमाग में आते रहे, बिकॉज आपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को वैसे करके लिखा है। नाइस। और तो ये जो मेरा जीटी की लाइक ये जो ड्रॉन्ग पीडीएफ है ये 40 पेजेस की है, और इसमें काफी सारे लाइक क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लाइक ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखिए आप अपनी गलतियां खुद ही लिख सकते हैं, जो जो जीटी में आपने गलतियां की हैं वो आप खुद ही लिखेंगे। बट अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए कि लाइक एक बार हमें पीडीएफ देखना है, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए और आपको अपना खुद का पीडीएफ बनाने के लिए, सो डू लेट अस नो, एंड डॉक्टर अल्फा विल शेयर इट इन हिज ग्रुप। ओके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि जीटी को आपको कैसे अप्रोच करना है। बिकॉज जीटी देना एक आर्ट है, बस 300 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उसको कैसे देना है, क्या सोच के देना है, और सिर्फ देना ही नहीं है बल्कि देने के बाद वापस उसको पढ़ना भी है, ताकि जो भी चीजें आपने गलतियां की उससे आप सीखो।
अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं तो वापस से आप वही गलती करोगे। तो आपको सीखते भी रहना है, एट द सेम टाइम आपके दिमाग को उतना मेंटली स्टेबल करना है, उतना प्रैक्टिस करवाना है कि दिमाग भी वो 5 घंटा जब मेन एग्जाम आएगा तो उसमें फैटिक ना हो, सैचुरेट ना हो, बल्कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 300 तक पूरा का पूरा उतना ही कंसंट्रेशन के साथ देखे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। ना ही कि जब पहला सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, थर्ड सेट जब आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150, उसमें आप 120 के बाद 130 से आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको बैठने का आदत ही नहीं है, आपको कमर दर्द हो रहा है, आप उठ रहे हो, सोच रहे हो, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बोर हो रहा है, नींद आ रहा है, वो सब नहीं करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रगति, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।